ओके बच्चों, हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसे समझा था। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं हमने वो भी देख लिया था। अब हम देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स है, जिसमें से हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास जो आपका डिफरेंशियल टर्म है वो सिर्फ dy ओवर dx है। इक्वल में आपका कोई एक फंक्शन होगा जो x और y की फॉर्म में होगा। ओके, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल टर्म बस एक ही है जिसे एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है और इसका जो पावर है वो भी 1 ही है। दैट्स वाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। तो जब मेरे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले जो मेथड अप्लाई करती हूँ वो मेरे पास मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने का क्या मतलब है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ y वाली टर्म्स को लेकर आ जाएंगे और आपकी राइट हैंड साइड सिर्फ x वाली टर्म को लेकर आ जाएंगे। तो इस मेथड को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो कभी भी आपको कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा तो आपका सबसे पहले काम ये होगा कि आप ये चेक करेंगे कि क्या हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्या हम सारी y वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड और सारी x वाली टर्म को राइट हैंड साइड ला सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए देन हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, मुझे जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है। पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप देख सकते हो जो मेरे पास dy ओवर dx है, जो मेरे पास डिफरेंशियल टर्म है उसमें बस एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसे मैंने बोला कि जब आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि आप अपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट मैं y वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड और x वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड लेकर आ जाऊं। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कर रही हूँ, y माइनस 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया dy से, इक्वल्स टू में x प्लस 1 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया dx से। अब आप क्लियरली देख सकते हो सारी y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड है, सारी x वाली टर्म राइट हैंड साइड है, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। और जैसे ही हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं ना, हम सिंपली बोथ साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के रिस्पेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे dy है। राइट हैंड साइड किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के, क्योंकि यहाँ पे dx है, सिंपली इंटीग्रेट कर दो। तो y का इंटीग्रेशन y की पावर 1 है, इट बिकम y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 कांस्टेंट है और मैंने बोला 2 का इंटीग्रेशन 2 माइनस 2। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इट बिकम x स्क्वायर अपॉन 2। 1 का इंटीग्रेट करूंगी इट बिकम x, और जब भी हम इंटीग्रेट करते थे तो हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते थे जो आप x की साइड ही अप्लाई करेंगे। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले रही हूँ, इट बिकम y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू, मैं राइट हैंड साइड भी एलसीएम ले लेती हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी ये हमारे पास 4y आएगा, राइट। जब मैं एलसीएम लूंगी इट बिकम 4y प्लस 2c, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c डैश। अब मैंने c डैश क्यों अप्लाई किया, रीजन देती हूँ। c तो एक कांस्टेंट था ना, राइट। c हमारे पास क्या है, c आपके पास एक कांस्टेंट था। अब कांस्टेंट में अगर एक नंबर की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी तो एक कांस्टेंट ही मिलेगा,
इसलिए मैंने 2c के प्लेस पे एक c डैश राइट कर दिया, और ये हो गया मेरा जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के जर्नल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं ना, और उसका आंसर एक कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। अभी मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, मैं इस कांस्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर सकती हूँ। इस कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो वो इस इक्वेशन की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं एक सी डैश की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो एक नई इक्वेशन मिलेगी, सी डैश की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो नई इक्वेशन मिलेगी। तो सी डैश की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो अभी ये इस इक्वेशन की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी डैश के एक एक्यूरेट वैल्यू निकाल दी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी, पर वो वैल्यू हम तब निकाल पाते हैं जब हमें क्वेश्चन के अंदर उसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशन गिवन होती है। उससे हमें सी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, हम इसे पुट कर देंगे, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन को शो करता है। क्लियर हुआ? जर्नल सॉल्यूशन इस इक्वेशन की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी डैश की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखने पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगी, बट अगर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, उन्हें पुट करके मैं सी डैश की एक वैल्यू निकाल दूंगी, उसे यहाँ पे पुट करूंगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जैक्ट एक इक्वेशन दिखाती है। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें का जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट मैं साथ में ही अगर ये भी कह दूं पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर दो व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, जब मेरे पास x की वैल्यू 0 है। तो अब देखो मैंने आपको कंडीशन दे दी ना, मैंने आपको बोला जब x की वैल्यू 0 है तो y 1 हो जाएगा। तो अब इसे कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले आप लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जल्दी से मुझे सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दो, जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दो। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है? 1 और डिग्री भी कितनी है? 1। तो इसीलिए आपका सबसे पहला काम क्या होगा? वेरिएबल्स को सेपरेट करना। तो आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो करेंगे वेरिएबल सेपरेट। तो आप देख सकते हो अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने दिया है, अगर हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हुए। तो अब क्या करें वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए, जल्दी बताओ। भाई इधर y आ रहा है, इधर भी y आ रहा है, इधर x आ रहा है, इधर वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए, क्या करें? डिवीजन में आएगा। आप इसे ऐसे कर सकते हो, ये dy है ना, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम इधर के डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। इट बिकम 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? अभी वेरिएबल सेपरेट हो गए ना। आप लोगों का काम बस इतना है कि आप लोगों को ये देखना है कि हम किस मेथड से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है कि एक तरफ हम लोग वाई वाई वाली टर्म को लेकर आ जाए और एक तरफ हम एक्स एक्स वाली टर्म को लेकर आ जाए। आप कोशिश करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाई वाली टर्म को और राइट हैंड साइड एक्स वाली टर्म को लेकर आए। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, बस उसी स्टेप में हम बोथ साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अब जल्दी से इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ, जल्दी tan बताओ। इनवर्स वेरी गुड, हम लोगों ने इसका फॉर्मूला रीड किया था। ये है आपके पास tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड में भी कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x का, x। और साथ में हमें कांस्टेंट अप्लाई करना होता है तो वो हो गया कांस्टेंट c। तो ये तो आ गया मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन। बट अगर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में कंडीशन दी है, तो अब हम इस कंडीशन को पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है। आप जो जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करते हो, उस जर्नल सॉल्यूशन के अंदर हमें क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी होती है, हम उन कंडीशंस को पुट करते हैं, और उन्हें पुट करने के बाद हम लोग अपने कांस्टेंट c की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? x की वैल्यू 0 को पुट करना है और y की वैल्यू को कितना पुट करना है? 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऐसा करते हैं x को भी 1 ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x को 0 राइट, चलो 0 ही रहेगा, यहाँ पर मैंने राइट कर देना है 0 प्लस c। अब बताओ 10 में 1 कितने पर होता है? 45। tan, राइट, tan थीटा इक्वल्स टू 1 होता है 1045 पर, राइट, 10 पाई बाय 4।
जब मेरे पास थीटा की वैल्यू 45 होगी तो वैल्यू 1 होती है, और 45 को हम लोग पाई बाई 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी पाई बाई 4 इक्वल्स टू, tan में जीरो वैल्यू कब होती है? tan का वो एंगल सोचो जिसमें जीरो वैल्यू होती है, जल्दी बताओ। tan में जीरो वैल्यू कितने एंगल पर होती है? 0 डिग्री। tan 0 डिग्री पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस सी। तो आपको सी की वैल्यू मिल गई ना, पाई बाई 4। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जो अपना जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था ना, बस उस जर्नल सॉल्यूशन में सी की वैल्यू को पुट कर दो और आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो समझ आ गया ना, जर्नल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जर्नल सॉल्यूशन में सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसीलिए वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन को सॉल्व करके जब हम अपने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो उस फैमिली की एक इक्वेशन मुझे मिल जाती है, जिसे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ, किसी को डाउट है या सब क्लियर? डन, आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन 2019 में हमारे एग्जाम में आया हुआ है, तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इक्वल्स टू x अपॉन y, एंड हमें क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन में कहा है एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। अब जल्दी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हो, इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। अगर ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 है तो हमारा सबसे पहला काम होता है ऑप्शन बी। बी, राइट। एक बार करके देती हूँ मैं, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा y dy इक्वल्स टू x dx। आप देख सकते हो इजिली वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। इट बिकम y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो अब मैं यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड एलसीएम को ले लेती हूँ 2। इट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2c, 2 से 2 कट गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c। बट ये अभी मेरा जर्नल सॉल्यूशन आया है। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2c। तो c की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2। तो मैंने जो जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था वहां पे c की वैल्यू को पुट करूंगी। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारा काम होता है वेरिएबल्स को सेपरेट करना। अब ना जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे तब हो सकता है कि वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब कैसे पता चलेगा वो होमोजीनियस है, वो तो मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से है, x माइनस वाई इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। तो आपका तो सबसे पहला काम यही चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। आप क्लियरली देख सकते हो ऑर्डर 1 है, आप ये भी क्लियरली देख सकते हो कि डिग्री 1 है। तो मैंने कहा था सबसे पहला काम है वेरिएबल्स को सेपरेट करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए। x माइनस वाई dy इक्वल्स टू dx x प्लस 2y। अब आप देखो, आप अगर ब्रैकेट्स को ओपन भी कर दोगे ना, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स को सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। आप कुछ भी कोशिश कर लो, आप लेफ्ट हैंड साइड y वाले टर्म को, राइट हैंड साइड x वाले टर्म को लाकर लेकर आ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तब क्या होगा, तब हो सकता है कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब वो कैसे पता चलेगा वो बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन। हमारा कोई भी फंक्शन जो x और y की टर्म में होता है वो होमोजीनियस फंक्शन तब कहलाता है जब उसका डिग्री n हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक फंक्शन दे रही हूँ और ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ये फंक्शन होमोजीनियस है। तो उसके लिए मैं x के प्लेस पर भी लैम्डा x प्लेस करूंगी और y के प्लेस पर भी लैम्डा y पुट कर दूंगी।
तो मुझे x के प्लेस पे क्या पुट करना है, लैम्डा x। मुझे y के प्लेस पे क्या पुट करना है, लैम्डा y। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अपने फंक्शन में x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y पुट किया, तो मैं उस फंक्शन में से लैम्डा को बाहर कॉमन ला पाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर मेरे पास क्या बचा, अंदर मेरे पास वापस से मेरा फंक्शन ही बन गया। तो जब मैंने फंक्शन में x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y पुट किया, तो लैम्डा की कुछ पावर आई और मल्टीप्लाई में अगेन मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। तो मैं ये से फंक्शंस को कहती हूँ होमोजेनियस फंक्शन। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आप कैसे पहचान पाओगे कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। इस बार मैंने एक फंक्शन ले लिया जो मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अभी देखो, अगर आप इस फंक्शन में x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y पुट करते हो, तो इट बिकम लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा y। मैं इसमें से सिर्फ लैम्डा कॉमन ले पाऊंगी, लैम्डा स्क्वायर कॉमन नहीं ले पाऊंगी। तो अब देखो, यहाँ पे लैम्डा आ गया ना, ये वापस से मेरा फंक्शन नहीं कन्वर्ट हुआ ना। मेरा फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई, लेकिन इसमें तो अभी लैम्डा का अंदर बच गया। तो मैं इस बार अपने फंक्शन को, ये जो मेरा फंक्शन था, इसे इस फॉर्म में नहीं लिख पा रही हूँ, तो ये वाला फंक्शन मेरा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। समझ आया होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? एक और एग्जांपल देती हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो मेरा एक्स वाई की फॉर्म में एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स। अब देखो, मैं अपने x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y को पुट करती हूँ, तो इट बिकम लैम्डा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा x इंटू लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। आप देख सकते हो मैं न्यूमिनेटर वाले पार्ट में से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन लैम्डा x। एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास लैम्डा। मुझे इसे स्क्वायर राइट करना है, तो ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, तो लैम्डा की पावर 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब आप अगेन देख सकते हो, मैंने फंक्शन में जब x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y पुट किया, तो ये आया लैम्डा की पावर 0 फंक्शन x y। तो अगेन ये इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो अब जो मैंने फंक्शन राइट किया है वो भी होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। मुझे बताना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ये अगर मेरी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, इस तरह से मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे राइट किया गया जो फंक्शन है, अगर वो होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है, तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे, लेकिन उसका डिग्री होना चाहिए 0। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन राइट किया था। इस क्वेश्चन में मुझे कहा था कि मुझे इसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बोला कि वेरिएबल्स तो सेपरेट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था x माइनस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। वेरिएबल्स तो मैं सेपरेट कर नहीं सकती, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई मैंने इसे राइट कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले तो मैं आपको मैथ्स का रूल बता देती हूँ, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगी। अभी मैं पहले ये चेक करना है ना ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था आप कैसे चेक करोगे। आप x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y पुट करेंगे, तो ये आएगा लैम्डा x प्लस 2 ब्रैकेट में लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। आप न्यूमिनेटर से लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, ये टर्म आ जाएगी। हम डिनोमिनेटर से भी लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, ये टर्म आ जाएगी। आप देख सकते हो लैम्डा की पावर 0 आ गया, और ये जो मेरे पास बच रहा है ये अगेन मेरा फंक्शन आ रहा है। तो यस, मेरे पास जो फंक्शन दिया था वो फंक्शन क्या था, होमोजीनियस फंक्शन था, और उसकी डिग्री कितनी थी, 0 डिग्री थी, राइट। जो भी हमारे लैम्डा की पावर आती है ना, वही आपके होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है। क्लियर हुआ ना?
हमारे पास इसे सॉल्व करते हुए जो भी लैम्डा की पावर आती है ना, वही हमारे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। तो क्वेश्चन में मुझे जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी डिग्री 0 है। बट एग्जाम में हम इतना टाइम पास नहीं कर सकते। एग्जाम में आप कैसे इजीली चेक करोगे कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? तो जो भी क्वेश्चन दिया हो पहले तो उसे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दे देना। उसके बाद देखना न्यूमिनेटर के अंदर, सॉरी, हमारा जो फंक्शन है उसके न्यूमिनेटर में वेरिएबल्स की पावर सेम है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल्स की पावर सेम है। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पर भी y की पावर कितनी है 1, तो न्यूमिनेटर में जो भी टर्म्स थी उन सबकी पावर सेम है। डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल्स की पावर सेम है न्यूमिनेटर की, तो ये एक होमोजेनियस होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो, पहले न्यूमिनेटर वाला टर्म देखो। न्यूमिनेटर में फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, सेकेंड टर्म में यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ऐड करके पावर कितनी हो जाएगी 2। तो इस टर्म की भी पावर 2 आ रही है, इस टर्म की भी पावर 2 आ रही है। डिनोमिनेटर में भी इस वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो न्यूमिनेटर के सभी टर्म, डिनोमिनेटर की सभी टर्म की पावर सेम है, तो 100% ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। एक और क्वेश्चन देती हूँ, dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। जल्दी से बताओ कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री 0 है? मैम होमोजेनियस है, राइट। और डिग्री कितना होगा 0, क्योंकि टर्म का पावर 3, यहाँ पे 2, इसका पावर 1, तो ये भी 3 दे रहा है, इसका भी पावर 3 है, इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो 2 + 1 3। दैट मीन्स ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो न्यूमिनेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर की भी पावर 3 है, तो 100% इसका डिग्री 0 ही होगा। अब देखते हैं कि होमोजेनियस अगर क्वेश्चन हो जाता है तो उन्हें सॉल्व कैसे करना है। इसे सॉल्व करने का थोड़ा सा लंबा मेथड होगा, बट आप लोगों को क्वेश्चन सीखना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट ये हमारे सिलेबस में है, तो हम इसे सॉल्व करना जरूर सीखेंगे। तो देखो मैम। आप, हाँ बेटा अगर करो। न्यूमरेटर में सारे टर्म का पावर 3 आता है और डिनोमिनेटर में सारे टर्म का पावर 2 आता है, तो क्या वो होमोजेनियस होगा? वो होमोजेनियस होगा बट उसका डिग्री 0 नहीं होगा, वो होमोजेनियस फंक्शन होगा। बट यहाँ पे एक बार देखो, एक differential equation is said to be homogeneous if function is a homogeneous function of degree 0। हमारा differential equation तब homogeneous differential equation कहलाएगा जब हमारे राइट हैंड साइड में राइट किया गया टर्म का डिग्री कितना होगा 0 का। अभी हम वो कर रहे हैं, तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ उसके लिए तुम्हारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन है उसका डिग्री 0 होना चाहिए, तब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 0 ऑर्डर की होनी चाहिए, तब आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे जो मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो मैम हमें बाकी ऑर्डर्स की भी पढ़नी पड़ेगी क्या? हाँ, हमारे सिलेबस में हायर ऑर्डर का भी है। तो आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर 1 और डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर का नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस में वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकती, तब हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, यही होमोजेनियस को सॉल्व करने का मेथड है। हम यहाँ पर y को पुट करते हैं vx, तो आप क्या करोगे, जहां जहां पर y है उसके प्लेस पर हम vx को पुट कर देंगे, जहां जहां पर y है उसके प्लेस पे vx को पुट कर देंगे। अच्छा आशीष, समझ आ गया ना कि अगर इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास होमोजेनियस का डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कौन से क्वेश्चन जिनका ऑर्डर 1, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 और डिग्री भी कितना हो 1। ठीक है ना आशीष? यस मैम। ठीक, अब हमने न्यूमरेटर में से x को कॉमन ले लिया, तो इट बिकम 1 + 2v, और आपने डिनोमिनेटर में से भी x को कॉमन ले लिया, इट बिकम 1 - v, तो ये तो कैंसिल हो गया।
बट ये तो अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, ये जो मैंने अज्यूम किया है ना y इक्वल्स टू vx, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, जल्दी बताओ। dy ओवर dx इज इक्वल टू v। अब नहीं 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 नहीं, ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा। v आपके लिए एक वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट नहीं है। ये भी वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में कर रही है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम प्रोडक्ट रूल से। तो v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, इस बार x एज इट इज, और अब मुझे v को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, देन इट बिकम dv ओवर dx। तो हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आएगी v प्लस x dv ओवर dx। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा 0 डिग्री का, तो आपको हर बार यही करना पड़ेगा। आपको हर बार y को कितना एज्यूम करना पड़ेगा, हर बार आपको y को vx ही एज्यूम करना पड़ेगा, और हर बार dy ओवर dx की वैल्यू यही आती है, हर बार, क्योंकि हर बार इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो सेम ही टर्म आएगा। तो यहाँ पर मैं राइट करूंगी dy ओवर dx की वैल्यू, तो आएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx, v प्लस एक्स dv ओवर dx। तो सॉल्व करके मुझे मिलेगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। अब मैं इस v को क्या करूंगी, राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी। सो x dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1। अब इसको एलसीएम लेकर मैं सॉल्व कर दूंगी। x dv ओवर dx इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस v, 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर। अब बताओ, पहले यहाँ तक किसी को डाउट है या मुझे दोबारा से समझाना है, पहले ये बताओ। मैम क्लियर है। बेटा तुम्हें भी क्लियर है? यस मैम। चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले चेक किया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था या नहीं था। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकला। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने y के प्लेस पे vx पुट किया, उसे डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर दी और y के प्लेस पे vx को पुट कर दिया। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इट बिकम x dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। यहाँ तक ठीक है ना सभी के लिए? यस मैम। अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो आपके वेरिएबल्स इस बार सेपरेट हो जाएंगे। बस इस बार हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x और v की टर्म में होंगे। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं इस तरह से कर रही हूँ कि मैं dx को लेकर जाऊंगी इस साइड और इस x को भी लेकर जाऊंगी राइट हैंड साइड। It become dx upon x equals to dv 1 minus v upon 1 plus v square। आप देख सकते हो हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, राइट और रॉन्ग? यस मैम। वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन? पहले कॉन्सेप्ट मतलब समझ आया? यस मैम। अब जल्दी से मुझे बताओ कि हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सोचो जल्दी से, इसे कैसे इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये आप लोगों का होमवर्क है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी कि आप इसे इंटीग्रेट कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, ये सब लोग होमवर्क करेंगे और इस क्वेश्चन को करने के लिए 100% आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैं बताती हूँ, वैसे होमवर्क तुम्ही को करना है। एज्यूम कर लो ऐसे ही, इसे सॉल्व करके आपके पास कुछ ना कुछ टर्म आएगी, इधर भी लॉ की टर्म क्रिएट होगी और इधर भी लॉ की टर्म ही क्रिएट होगी। तो मैं अपनी तरफ से ऐसे कुछ वैल्यू लिख रही हूँ, बट आप लोग मुझे इसका एक्यूरेट वैल्यू नेक्स्ट क्लास में दोगे पहले। तो मान लो आपकी ये वाली टर्म आ रही है, मैंने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ राइट किया है, आप लोगों को इसे एक्यूरेट करके मुझे देना है। तो यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है,
तो इस बार आप जो कांस्टेंट टर्म एज्यूम करेंगे ना वो भी लॉग में ही करेंगे। ओके, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट करके लॉग में आता है, राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट करके लॉग में आता है, तो हम अपनी कांस्टेंट को भी लॉग में ही राइट करते हैं। ओके, बट आंसर क्वेश्चन तो एक्स एंड वाई की फॉर्म में था, तो हमें आंसर भी किसकी फॉर्म में निकालना पड़ेगा, वाई और एक्स की टर्म में निकालना पड़ेगा। तब आप लास्ट में से ऐसे राइट करोगे, लॉग वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया लॉग में जब प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी लॉग है, राइट हैंड साइड भी लॉग है, तो हम लॉग से लॉग को रिमूव कर सकते हैं। और फाइनली हम लोगों ने y को vx एज्यूम किया था, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन एक्स। तो आप लोग इस v के प्लेस पे y अपॉन एक्स को पुट कर देंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक कंडीशन भी दी है, चलो पहले इसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करके तो जल्दी से। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना? यस मैम। मैम dy by dx is equals to x plus vx upon x minus vx। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये बनेगा x माइनस वाई इंटू डी वाई, ये वाली माइनस की टर्म है तो मैं इसे राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी, इट बिकम x प्लस वाई डी एक्स। तो पहले स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म लाएंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1। तो क्लियर है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, हम लोग y के प्लेस पे पुट कर देंगे vx को एंड फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, प्रोडक्ट रूल v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, x एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx। आप चाहो तो इसे लर्न कर सकते हो कि हमेशा dy ओवर dx की वैल्यू v प्लस x dv ओवर dx ही आएगी। x अब y के प्लेस पे पुट करूंगी vx, x माइनस vx, तो ये मेरे पास आएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx। न्यूमिनेटर में से x कॉमन आएगा, इट बिकम 1 प्लस v। डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन आएगा, 1 माइनस v। हम x से x को कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x dv ओवर dx किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1। तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और इसे सॉल्व करना है। तो ये बनेगा 1 माइनस v, 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर, v से v कैंसिल हो जाएगा। सो x dv ओवर dx बिकम 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। तो अभी मैंने अपनी सारी टर्म्स को सॉल्व कर दिया है और अब मैं सिर्फ क्या करूंगी, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दूंगी। जब मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करूंगी तो मैं लेफ्ट हैंड साइड v वाली टर्म को और राइट हैंड साइड x वाली टर्म को राइट करूंगी। क्लियर है ना सबको? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। तो अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। अब जल्दी से बताओ इसे कैसे इंटीग्रेट करना है, जल्दी बताओ कैसे इंटीग्रेट करना है। अच्छा आशीष, तुम्हारा यही टर्म आ रहा था या कुछ और आ रहा था? मैम मैंने फर्दर इसको डिफरेंशिएट नहीं किया था। ओके, डिफरेंशिएट कहाँ पे नहीं किया था, वो जो हमने y इक्वल्स टू vx यस अज्यूम मैम। किया। अच्छा ओके ओके, देखो बच्चों उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है।
1/1 + v² माइनस v/1 + v²। ये स्टेप में कर सकती थी ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इस स्टेप में, या है? मैंने बस ये किया, मैंने इस वाली टर्म को एक बार 1 के साथ राइट कर दिया और एक बार v के साथ राइट कर दिया। जब भी ऐसा टर्म क्रिएट हो ना, कैसा वाला कि ऊपर लीनियर पावर है और नीचे क्वाड्रेटिक वाला है, या कहूं कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है, तो आपको दो काम करने होते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इससे पहले क्वेश्चन में भी यही चीज थी। जब भी ऐसा वाला कोई काम बने ना, ऐसे कुछ भी टर्म लाइक x+3 और नीचे बन रहा है x² + 3x + 6, ऐसा है ना, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये चेक करो कि क्या इसे डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाली टर्म बन रही है। एक मिनट, आप चेक करते हैं, क्या इसे डिफरेंशिएट करके ऊपर वाली टर्म बन रही है? तो अगर आप x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, 6x को डिफरेंशिएट करोगे तो 6 आएगा, और 6 को डिफरेंशिएट करोगे 0, तो 2 को कॉमन लेंगे तो x+3 आ गया ना न्यूमरेटर वाला टर्म। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि न्यूमरेटर में जो पावर है लाइक 1 और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म बन रहा है, तो सबसे पहला काम होता है कि चेक करो कि क्या इसे डिफरेंशिएट करके ऊपर वाली टर्म बन रही है, जैसा कि मेरे क्वेश्चन में हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, हम अपने डिनोमिनेटर वाली टर्म को t मान लेते हैं। ओके, हम अपने डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या एज्यूम कर लेंगे, t। सब्स्टिट्यूशन रूल कैसे, समझो, आप इसे राइट करोगे t = x² + 6x + 6। अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे इट बिकम 2x + 6, तो dt/dx कितना आ जाएगा, यहां से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, x+3, dx किधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो dt इक्वल आ जाएगा 2x+3 इंटू dx। अब देखो ये वाला पूरा टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt/2 में, dt/2 में इस अपॉन को हमने t माना था, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और सिंपली अब आप t को इंटीग्रेट कर दोगे, इट बिकम log t। समझे क्या? ये मेथड तब अप्लाई होता है जब हमारे पास न्यूमरेटर से एक पावर डिनोमिनेटर में कम होती है। तो जब भी ऐसा टर्म बने ना, लाइक न्यूमरेटर में x² है और डिनोमिनेटर में क्यूब आ गया, तो आप सबसे पहले यही चेक करना कि क्या डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर वाला टर्म बन रहा है। तो जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में तो बन रहा था, तो डिनोमिनेटर को t मान लो, डिफरेंशिएट करने पर क्वेश्चन को पूरे को t में कन्वर्ट कर दो। बट ये तो हो गया, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये वाला टर्म नहीं बन पा रहा है, आपको समझाती हूँ। हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप लोग देखो अपने डिनोमिनेटर को, हमारा डिनोमिनेटर है 1 + v²। अगर मैं 1 + v² को t मान लेती तो न्यूमरेटर वाला टर्म नहीं आता। देखो मैं आपको समझाती हूँ, 1 + v² था, इसे अगर मैं t मान लेती तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और v² का डिफरेंशिएशन 2v, तो मेरा इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर नहीं बन रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सेकेंड मेथड यूज करते हैं जो अभी मैंने किया, हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर 1 था, 1 राइट कर दिया, यहाँ पर v था, v राइट कर दिया, और दोनों के साथ डिनोमिनेटर को अलग अलग राइट कर दो। अब ये सिंपल सॉल्व हो सकता है। आप लोगों ने इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ा है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स v। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? यस मैम। और अब ये देखो, इसमें जो मैंने अभी मेथड अप्लाई किया था, क्या लग रहा है, v की पावर 1, 1 + v की पावर 2, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। अब देखते हैं इसमें मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता। 1 + v² को मैं कितना एज्यूम करूंगी, t, राइट, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं 1 + v² को t एज्यूम करूंगी, तो मैं निकालूंगी dt/dv, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, v² का डिफरेंशिएशन 2v, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये मेरा जो न्यूमरेटर है वो तो बन गया, ये आएगा dt/2 = v dv, बन गया ना v dv। तो मैं v dv के प्लेस पे कितना पुट करूंगी, dt/2, 1 + v² को हमने माना था t, तो 1/2 बाहर आ जाएगा,
1/t का इंटीग्रेशन log t होता है और t की वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो t मैंने कितना लेना है 1 + v², तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 log 1 + v² इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना है, वो मैंने log c ले लिया। अब बताओ समझ आया ये स्टेप, ये दोबारा से समझाना है? हम लॉग वाला स्टेप फिर से समझा दो। यहाँ से ये वाले स्टेप के बाद यस मैम। देखो ये 2 तो कांस्टेंट था ना, इसीलिए मैंने 1/2 को बाहर राइट कर दिया। अब मेरे पास ये 2 बाहर चला गया, अब बचा 1/t। आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसलिए ये बन गया 1/log t। बट मुझे इंटीग्रेट तो v के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए मैंने जो t एज्यूम किया था, मैंने 1 + v² एज्यूम किया था t को, तो मैंने फिर t के प्लेस पे 1 + v² पुट कर दिया। तो इसे इंटीग्रेट करके मुझे ये टर्म मिल गई, मैंने इसके प्लेस पे पुट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन log x होता है। इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट लगाना होता है, ये भी log में था, ये भी log में था, तो मैंने कांस्टेंट भी log में राइट कर दिया। अब बताओ भी क्लियर हो गया? यस मैम। सब दोनों को क्लियर है ना? यस मैम। ठीक। अब मेरे को क्या करना है, बस मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बाद में v की वैल्यू को पुट करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू को पुट करना है। जो भी आज मैंने क्लास में पढ़ाया है ना, एक बार उसे प्लीज रिपीट कर लेना, मतलब जरूर आज ही कर लेना। तो अब ये मेरे पास आ गया tan इनवर्स v माइनस 1/2 log 1 + v² इक्वल्स टू, आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास राइट हैंड साइड में दोनों टर्म log में है और वो भी प्लस में है, राइट? राइट? यस मैम। यस मैम। तो log की कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आप लोग बताओगे? लगाओ log की आइडेंटिटी। इंटू कर देंगे। राइट, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में राइट कर देंगे। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई में राइट कर दोगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स v माइनस log 1 + v² की पावर 1/2। क्या मैंने सही राइट किया या मैंने गलत राइट किया? करेक्ट। करेक्ट। और साथ में ये हो जाएगा हमारे पास log xc। ओके, अब tan इनवर्स v इक्वल्स टू, ये माइनस है, मैं इस साइड लेकर इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो आ जाएगा log xc प्लस log 1 + v² की पावर 1/2। और आपको पता है अगेन, जो चीज प्लस में है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो हो जाएगा log ब्रैकेट में xc √1 + v²। सही है गलत है? अब v की वैल्यू पुट करेंगे, डाउट तो नहीं है ना? हम लोगों ने y को vx लिया था, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, y/x। तो v के प्लेस पे पुट करूंगी y/x log ब्रैकेट में xc √1 + y²/x²। ये आ गया मेरे क्वेश्चन का आंसर, ये आ गया जर्नल सॉल्यूशन। बट अभी ये सिर्फ जर्नल सॉल्यूशन आया, मुझे क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशन गिवन है, तो अब वो कंडीशन भी अप्लाई कर देती हूँ। मुझे क्वेश्चन में कहा है y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो ये आएगा मेरे पास tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू log x की वैल्यू 1 की c से मल्टीप्लाई करेंगे c √1 + 1, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 log log के अंदर c × √2। सही है गलत है? अब इसको मुझे सेपरेट ही करना है, log c प्लस log √2, ये इधर आके माइनस में चला जाएगा, तो मुझे log c की वैल्यू मिल गई। डन? डाउट आया किसी को? हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी थी ना, तो हमने जो सॉल्यूशन निकाला था उसमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया, तो log c की वैल्यू आ गई π/4 माइनस log √2। तो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा tan इनवर्स y/x, मैं log c को अलग से राइट कर रही हूँ, log x
√1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी मुझे राइट करना था, तो लॉग सी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी है, वो मैंने राइट कर दी। आ गया सबको क्वेश्चन समझ में? मैम ये लास्ट वाला स्टेप क्या किया? ये लॉग सी की वैल्यू समझ आ गई? यस मैम। ठीक, अब यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा। देखो, मैंने ना अलग से लॉग सी की वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो मैंने जो सॉल्यूशन निकाला था ना, मैं उसमें भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करूंगी कि लॉग सी अलग से बन जाए। तो आप लोगों ने अभी मुझे एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि प्लस में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में वो प्लस में चला जाएगा। तो मैंने ना लॉग सी को अलग से राइट कर दिया, लॉग एक्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी राइट किया। रीजन आपको पता है, अगर ये प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में ही तो जाएंगे, तो मैं इस वाले स्टेप को इस फॉर्म में राइट कर सकती हूँ। लॉग सी को मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि मैंने लॉग सी की वैल्यू निकाली थी। अब मैंने यहाँ पे बस लॉग सी की वैल्यू को पुट कर दिया और आंसर आ गया। ओके, यस मैम। बस इसका एक ही रीजन है सेपरेट करने का, क्योंकि मैंने सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है ना, मैंने लॉग सी की वैल्यू कैलकुलेट किया, बस इसीलिए मैंने इसको अलग से राइट किया है और कुछ रीजन नहीं है। मुझे पता है क्या, कि अगर लॉग में दो टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो वो प्लस में चली जाती है, बस मैंने यही वाला रूल अप्लाई कर दिया ताकि मैं लॉग सी को अलग से ले सकूं। ठीक है, आगे चले। यस मैम। तो अब हो गया आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म। अब आया मेरे पास लास्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास टर्म आई लास्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जब भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, कौन सी फॉर्म में? dy/dx, इसके साथ प्लस में होगा एक y की टर्म, कोई भी एक y की टर्म प्लस में होगी, इक्वल में होगा एक कांस्टेंट टर्म, तो ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें y की मल्टीप्लाई में जो p है और जो कांस्टेंट टर्म है वो सिर्फ x की फॉर्म में फंक्शन होंगे। सिर्फ किसकी फॉर्म में फंक्शन होंगे? x की फॉर्म में होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अभी, ये देखो, dy/dx है, dy/dx। अब इसके साथ एक टर्म है y की मल्टीप्लाई में और इक्वल में x, जो मेरी डेफिनेशन कहती थी कि ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक मिनट, यहाँ पे y की मल्टीप्लाई में एक p टर्म है और इक्वल में एक q है, और p एंड q आर कांस्टेंट, या तो p और q कांस्टेंट होंगे या फिर p और q x की फॉर्म में एक फंक्शन होंगे। ठीक है ना, कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस में y की मल्टीप्लाई में या तो एक कांस्टेंट टर्म हो या x की फॉर्म में कोई भी एक टर्म हो, इक्वल में या तो कांस्टेंट टर्म हो या x की टर्म में एक हो, तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे y की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कांस्टेंट है, और इक्वल में x की टर्म में एक फंक्शन। समझ आ गया? लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हर बार इसी फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, dx/dy प्लस, आप देख रहे हो ये उल्टा है, उल्टा dy/dx का उल्टा dx/dy। तो अब x की मल्टीप्लाई में एक p होगा, इक्वल में q होगा। इस बार p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर y की फॉर्म में कोई ना कोई टर्म होगी। समझ गए? तो हमारे पास या तो dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q की फॉर्म में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे हम? प्रॉब्लम है? जैसे कि मेरे पास देखो यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट किया है, dy/dx, इसके साथ y का एक टर्म है, इक्वल में x की फॉर्म में फंक्शन। तो अगर मैं इसे अपनी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ, जो कि मेरे पास ये थी, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी,
अगर मैं इसको इस चीज से टर्म करती हूँ तो मुझे कंपेयर करती हूँ, मैं अपने इस क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूंगी, तो मुझे p की वैल्यू मिलेगी -1 और मुझे q की वैल्यू मिलेगी cos x। कंपेयर करना है, यहाँ पे y की मल्टीपल में -1 है, यहाँ पे y की मल्टीप्लाई में p था, तो p की वैल्यू मिल गई -1। इक्वल में cos x है तो q की वैल्यू मुझे मिल गई cos x। तो पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले हमें p को फाइंड करना होता है और फिर हमें q को फाइंड करना होता है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये है स्टेप 1। आपको क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है e की पावर में p dx का इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करूंगी, e की पावर में -1 को इंटीग्रेट करूंगी x के रिस्पेक्ट में। याद रखना x के रिस्पेक्ट में, किस वाले क्वेश्चन में? जिस क्वेश्चन में dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q का फॉर्मेट है। लेकिन जिन क्वेश्चन के अंदर उल्टा वाला फॉर्मेट होगा, dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q का फॉर्मेट होगा, उनके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा e की पावर में p का इंटीग्रेशन बट y के रिस्पेक्ट में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब मेरे पास p के साथ x का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो y का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। जब आपके पास p की मल्टीप्लाई में y है तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के रिस्पेक्ट में होगा। अब जल्दी से बताओ, -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? -x आएगा। तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? e की पावर -x। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया था उसे आप अपने क्वेश्चन में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? इस तरह से देखना आप लोग कैसे करेंगे। आप इसे इस तरह से लिखोगे या आपके पास एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला ही राइट कर लो, कुछ मत लिखना, बस इस फॉर्मूले को याद कर लो। ये फॉर्मूला कहता है x की मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, इक्वल्स टू में इंटीग्रेट कर दो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। आप इस फॉर्मूले को ना याद कर लो, आप कोई मल्टीप्लाई वगैरह मत करो। वैसे मल्टीप्लाई करना होता है बट हमें एग्जाम में टाइम सेव करना है, तो आप टाइम को सेव करने के लिए याद कर लो कि स्टेप 1 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और स्टेप 2 में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाती हूँ। मैंने लिखा x, मल्टीप्लाई में क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर राइट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर -x। डन। इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन का साइन q मेरे पास क्या था? q मेरे पास क्वेश्चन में है cos x इंटू मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर -x। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, यहाँ पर आएगा dx मैम और dx होगा। dx और साथ में हम क्या लगा देंगे? कांस्टेंट। तो बस अब आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करके यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर देंगे e की पावर -x इंटू कॉस एक्स dx प्लस c और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 स्टेप सॉल्व करने हैं, सिर्फ 2 स्टेप। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है x dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पहले ये बताओ आप लोग, क्या ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है? नो मैम। नो मैम। तो क्या करो उसे स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए? डिवीजन कर x। राइट, हम इसको x से डिवाइड कर देंगे ताकि खाली dy ओवर dx आए। तो x से आप सबको डिवाइड कर दो। तो मैंने x से सबको डिवाइड किया।
तो x x कट गया, इट बिकम dy ओवर dx प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई इक्वल्स टू x। क्या अब ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गया? यस मैम। राइट, अब ये आपका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? 2 by x 2 by x एंड q क्या है हमारे पास? x। राइट, p है 2 अपॉन x एंड q है x। तो यहाँ पर p भी x की फॉर्म में है, q भी x की फॉर्म में है। अब स्टेप 1, जल्दी से बता स्टेप 1 क्या कहता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना। एंड यहाँ पर हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था e की पावर में, एक्सपोनेंशियल की पावर में p को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर में राइट करूंगी 2 अपॉन x इंटीग्रेशन। अब 2 तो मेरा कांस्टेंट है ना, 2 को तो मैं बाहर राइट कर दूंगी, इट बिकम 1 अपॉन x dx। सही किया गलत किया? एग्जैक्टली। सही है ना? यस मैम। चलो तो बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2 into log x। राइट, 2 इंटू लॉग एक्स। आप लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी रीड की है, क्या मैं यस इसे एक्स स्क्वायर राइट कर सकती हूँ? यस मैम। अब हमेशा याद रखो, e की पावर में अगर log a आ जाता है, e की पावर में अगर log a आ जाता है, इट बिकम a। ओके, आइडेंटिटी एक्सपोनेंशियल की e की पावर में अगर log a आता है तो log के अंदर जो भी राइट है दैट इज योर आंसर। तो ये कितना आएगा? x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्मूला एक या दो बार ही बहुत बार यूज होता है। ज्यादातर केस में e की पावर में log आता है, और e की पावर में जब log आता है तो log के अंदर जो भी टर्म होती है वही हमारा आंसर होता है। तो अभी तो मेरा हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है? मेरा स्टेप 2 करना है। अब स्टेप 2 क्या कहता है? जल्दी से बताओ, मैंने स्टेप 2 में क्या फॉर्मूला राइट किया था? क्या था फॉर्मूला? x की मल्टीप्लाई किससे करनी है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन किसका? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में राइट करना था c। सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? करेक्ट है मैम। ठीक, तो अब मुझे सॉरी y इंटू तो ये आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर। q मेरे पास कितना था इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ q कितना था? x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो ये आ जाएगा y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एक्स क्यूब बना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। चाहो तो यहाँ पर भी आंसर राइट कर सकते हो, या फिर हम पूरे क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ताकि यहाँ पर सिर्फ y आए। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ आप लोगों को समझ आ गया या कोई दिक्कत है? मैम प्रीवियस वाले में तो x था, इसमें y कैसे हो गया? प्रीवियस वाले में मैंने x राइट किया था। यस मैम। अच्छा, मैम वो जो सेकंड इक्वेशन लिखा था उसके लिए लिख दिया था। हाँ वो मेरे जो अच्छा dx by dy करके जो लिखा था उसके लिए लिख दिया था। अच्छा, हाँ वो मैंने उस फॉर्म में गलत कर दिया होगा। मैं एक बार दोबारा से तुम लोगों को राइट करके दे देती हूँ दोनों टर्म का। मैं दोनों टर्म का एक बार राइट कर देती हूँ ताकि गड़बड़ बार बार ना हो। एक मिनट, देखो, अगर मेरे पास dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q का फॉर्म है, तो यहाँ पर मेरे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा, कितना था फॉर्मूला? एक्सपोनेंशियल की पावर में p, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। ये स्टेप 1 था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। अब स्टेप 2 मेरे पास है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के रिस्पेक्ट में प्लस c। और अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q की फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा
एक्सपोनेंशियल की पावर में p dy ओके। एंड स्टेप 2 का फॉर्मूला होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर इंटीग्रेट होगा y के रिस्पेक्ट में प्लस c। अब आप लोग देख लेना, अगर इससे पहले क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ किया है तो प्लीज उसे करेक्ट कर लेना। ओके ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलेस लर्न करना है और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 1 मिनट नोट कर लो। हाँ नोट कर लेना। डन मैम। अब इससे पहले क्वेश्चन देख लेना, प्लीज चेक कर लेना कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी। इस क्वेश्चन को तो अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। चलो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके दोगे y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। पहले तो ये निगेटिव टर्म है, इसे हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, इट बिकम x प्लस 2y स्क्वायर dy। तो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म देना है, dx अपॉन dy इक्वल्स टू x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। सेपरेट कर देते हैं, dx अपॉन dy इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। एक y से एक y कट जाएगा, तो dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू x इक्वल्स टू 2y। सही है गलत है? ठीक है ना यहाँ तक? प्रॉब्लम है? मैंने सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व किया है और बस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आई। तो जब मैं फॉर्म में ला रही थी तो ये अपने आप x ओवर dy की फॉर्म में बन गया। तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती थी, dx ओवर dy प्लस px इक्वल्स टू q। राइट और रॉन्ग? तो इस बार x की मल्टीप्लाई में मेरे पास कितना है, माइनस 1 अपॉन y। तो मुझे p की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 1 अपॉन y। तो स्टेप 1 में मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल में p और इस बार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इस बार क्योंकि dx अपॉन dy है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन y dy। तो आप लोगों ने पता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग y, राइट? दैट मीन्स इट बिकम e की पावर log y की पावर माइनस 1। तो बाय आइडेंटिटी इट बिकम log y की पावर माइनस 1, दैट मीन्स 1 अपॉन y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y आ गया। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है बच्चों? नो मैम। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 2। प्लीज स्टेप 2 को याद रखना, जैसे शायद मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने गड़बड़ किया था या पहले क्वेश्चन को ठीक किया था, आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये अभी dx ओवर dy का फॉर्मेट है, तो ये आएगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके ना? अगर ये dx ओवर dy है, dx ओवर dy है, तो फिर हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर dy ओवर dx होता है तो हम y की मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, साथ में एक कांस्टेंट। हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रखा है 1 अपॉन y। q आप लोग देख सकते हो, q हमारे पास 2y था, तो इंटीग्रेशन 2y इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y से y कट गया, तो ये आ जाएगा x अपॉन y इक्वल्स टू 2, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस c। तो इस y को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ, x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस cy। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब जल्दी से बताओ, किसी को डाउट है क्या? नो मैम। पक्का?
यस मैम। तो आज हम लोगों ने अपना फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया, जिसमें आप लोगों ने दो मेथड सीखे थे, एक वेरिएबल सेपरेबल और एक होमोजेनियस, और साथ में आप लोगों ने अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीख लिया। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने आप लोगों को दो फॉर्म बताई थी, एक dy ओवर dx वाला फॉर्मेट था, एक dx ओवर dy वाला फॉर्मेट था। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व। अब हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग सीखेंगे हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। आज की क्लास में कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ओके देन।